स्टूडेंट्स, आज मैं तुलना सिंह राजकीय कन्या उच्च विद्यालय रमना से आपके सामने भौतिक विज्ञान का जो आपका चौथा चैप्टर है विद्युत धारा, उसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे और हम देखेंगे कि उससे संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपको। तो विद्युत धारा के प्रश्नों को जानने से पहले हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। विद्युत धारा पहले जान लीजिए कि होता क्या है। जैसे कि आपके घरों में जो आमतौर पर आप जो बिजली बोलते हैं जिस चीज़ को, उसे हम विद्युत धारा भौतिक विज्ञान में बोलते हैं। जो बिजली जिससे आपका बल्ब जलता है, पंखे चलते हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रूम हीटर आदि जो भी आपके अप्लायंसेस से चलते हैं वह सब विद्युत धारा से चलते हैं। तो जिस तरह जल धारा होती है जिसमें जल का प्रवाह होता है तो उसे आप जल धारा कहते हैं। तो उसी तरह विद्युत धारा होती है जिसमें तारों से, बिजली की तारों से होकर जो विद्युत आवेश प्रवाहित होते हैं उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा जो आपकी है वह सभी पदार्थों से नहीं प्रवाहित होती, वह कुछ पदार्थों से ही प्रवाहित होती है। तो जिन पदार्थों से विद्युत धारा उनसे होकर उनके एक भाग से दूसरे भाग तक प्रवाहित होती है उसे हम चालक कहते हैं वैसे पदार्थ को। और जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती, जो ये अलाउ नहीं करते अपने अंदर से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए, उसे हम विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। और उदाहरण हो गया आपका विद्युत रोधी पदार्थ का लकड़ी, कांच, और विद्युत जो आपका चालक पदार्थ है वह आपका हो गया जैसे चांदी और तांबा। उसके बाद आपका जो टॉपिक है वह है विद्युत विभव। तो विद्युत विभव आपका कार्य का वह परिमाण है जिसे हम, जो कार्य हम करते हैं किसी प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने के लिए, वह उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि इस स्थान पर एक आवेश Q रखा हुआ है और आपका इससे बहुत दूर अनंत पर, एकदम अनंत पर एक आवेश Q0 है। अब इस Q0 आवेश को आपको इस बिंदु P तक लेकर आना है। तो इस बिंदु P तक जब आप लेकर आएंगे आवेश Q0 को, तो आपको Q द्वारा Q0 पर जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, जैसे आप जानते हैं कि जो एक तरह के आवेश होते हैं उनके आपस में प्रतिकर्षण बल लगते हैं, ठीक है। और जो अलग अलग आवेश होते हैं जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव में आपस में आकर्षण बल लगता है। तो ये जो Q आवेश है Q0 पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जिसकी वजह से आपको कुछ बल लगाना पड़ेगा Q0 आवेश को अनंत से इस बिंदु P तक लाने के लिए, क्योंकि बिंदु P Q के नज़दीक है। तो जिस तरह से अगर आप किसी टेबल को ढकेलेंगे तो आप आसानी से ढकेल सकते हैं, लेकिन अगर उल्टी दिशा में भी कोई अगर टेबल ढकेल रहा है तो आपको बल लगाना पड़ेगा, आपको कार्य करना पड़ेगा। उसी तरह Q0 आवेश को बिंदु P तक लाने के लिए आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, जो कि हमारा कहलाएगा विद्युत विभव। तो विद्युत विभव होगा प्रति एकांक आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने के लिए जो कार्य होगा वही उसका परिमाण होता है विद्युत विभव। अब ये जो विद्युत विभव है जो हमने कार्य किया वह ऊर्जा के रूप में Q तथा Q0 के निकाय में, Q तथा Q0 के सिस्टम में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से आप जानते हैं कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह रूपांतरित हो जाती है। तो इसलिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो आपका यह कार्य किया आपने वह संचित हो जाता है Q तथा Q0 के निकाय में। तो उसे हम U से डिनोट करते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा को, और यह आपका हो गया Q0 इंटू V। ये आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो गया। अब इसके बाद आपको पढ़ना है विभवांतर के बारे में। तो इसके शाब्दिक अर्थ से आप समझ रहे हैं कि जैसा विभव में अंतर, तो विभव में अंतर से आप जैसे समझ रहे हैं कि दो बिंदुओं के विभव में जो अंतर होता है उसे ही हम विभवांतर कह सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने के लिए, किसी एकांक आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने के लिए जो हमें कार्य करना पड़ेगा उसे ही हम विभवांतर कहेंगे।
मान लीजिए पॉइंट ए का विभव है आपका VA और पॉइंट बी का विभव है आपका VB, तो VA माइनस VB हो गया पॉइंट ए और पॉइंट बी के विभव में अंतर, जो हम Q0 आवेश को कार्य करेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं आपके घरों में जो जल धारा होती है वह प्रवाहित होती है, जैसे आपकी टंकियों से जो नल में पानी आता है वह स्तर के डिफरेंस की वजह से आता है। उच्च स्तर पर रखा रहता है आपका टंकी और नीचे आपका नल होता है, इसलिए जो आपकी जलधारा प्रवाहित होती है। उसी तरह से जो आवेश है हमारे वह विभव में अंतर के कारण प्रवाहित होते हैं। तो विभव में अंतर के कारण जो हमारे आवेश प्रवाहित होते हैं, तो जो दो तरह के आवेश होते हैं, एक आपका धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो जो धन आवेश है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होते हैं और जो ऋण आवेश है वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। और आप जानते हैं कि विद्युत धारा आवेशों के प्रवाह को बोलते हैं। तो आवेशों के प्रवाह के लिए हमें विभव में अंतर चाहिए, तो विभव में अंतर के लिए हमें कुछ यूज करना पड़ेगा, कुछ यंत्र यूज करना पड़ेगा, कुछ युक्ति। तो उसी युक्ति को या उस यंत्र को हम बोलते हैं सेल या फिर बैटरी। सेल का जो आपका प्रतीक होता है वो इस तरह का होता है, इसके दो ध्रुव होते हैं या टर्मिनल्स आप बोल सकते हैं, धन ध्रुव या ऋण ध्रुव। तो इन दोनों के बीच में जो विभवांतर होता है वही चालक के बीच में विभवांतर होता है, जिसकी वजह से हमारे जो आवेश है वह प्रवाहित होते हैं धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की तरफ या फिर ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से, और इन सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा सेल्स ले लिए आपने तो उसे हम बैटरी कहते हैं। अब अगर आपको विद्युत धारा का प्रवाह देखना है तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उसका एक पथ होना चाहिए। जैसे कि हम चलते हैं तो हमारे लिए एक पथ होता है, तो उसी तरह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए भी एक पथ होता है और वह पथ जो है आपका बंद होना चाहिए। ठीक है, पूरा कंप्लीट सर्किट होना चाहिए ताकि वह बंद हो और विद्युत धारा उसी में प्रवाहित होती है। जैसे ये बल्ब का प्रतीक है, यह तभी जलेगा जब ये पूरा पथ बंद हो। ये हो गया आपका सेल और ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इधर से इधर। और जो विद्युत धारा की जो दिशा होती है वह कौन सी होती है? विद्युत धारा की दिशा हम धन जो आवेश है, धन आवेश हमारे पॉजिटिव चार्जेस, उनके आवेश के प्रवाह की दिशा में लेते हैं, क्योंकि यही परंपरागत दिशा हमने ली है, धन आवेश की दिशा में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा। उसके बाद आपका जो एक टॉपिक है वह है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध के अर्थ से मतलब सुनने से ही जो लग रहा है कुछ तरह का विरोध। तो जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को जब उनसे होकर प्रवाहित होती है या विद्युत आवेश प्रवाहित होते हैं तो उसका विरोध करते हैं। तो उस गुण को, उस पदार्थ के उस गुण को हम प्रतिरोध कहते हैं और इसे हम R से सूचित करते हैं और उस पदार्थ को हम प्रतिरोधक कहेंगे। ठीक है, और इसका प्रतीक है इस तरह का, इसे हम प्रतिरोध कहते हैं और इस पदार्थ को हम प्रतिरोधक कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आखिरी टॉपिक आपको पढ़ना है वह यह है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके एप्लीकेशन से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ऊष्मीय प्रभाव का मतलब क्या है विद्युत धारा के? जब किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब क्या होता है, वो चालक गर्म हो जाता है। उसमें होता क्या है कि विद्युत ऊर्जा जो होती है वह ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, जिसकी वजह से वह चालक गर्म हो जाता है और उस चालक के गर्म होने को, इसी को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेज का यूज़ करके हम कुछ अप्लायंस बनाए हैं, जैसे जो आपका इलेक्ट्रिक आयरन होता है, विद्युत इस्त्री, या फिर आपका रूम हीटर या फिर कोई हीटर जिस पे आप खाना बनाते हो, तो वो सब आपका विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का यूज़ करके बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें संबंधित प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपका यह है कि विद्युत धारा की प्रबलता क्या होती है? विद्युत धारा की प्रबलता से आप समझ रहे हो कि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ कितना क्या,
ठीक है। उसी तरह से और उससे ही संबंधित आंकिक प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं कि यदि एक कार जो चालक है आपका, उससे 15 सेकंड में 45 कूलाम चार्ज जो आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, अगर हो रहा है, तो आपका विद्युत धारा कितना होगा। तो पहले जानते हैं कि विद्युत धारा की प्रबलता क्या होती है। तो मान लीजिए कि यह एक चालक है, ठीक है। अब इस चालक की सतह से प्रति एकांक समय में जितनी विद्युत धारा इस चालक की इस सतह से प्रति एकांक समय में जितना विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है, उसे ही हम विद्युत धारा की प्रबलता कहेंगे। अगर एक समय में यहाँ से ज़्यादा विद्युत आवेश प्रवाहित होगा तो हम कहेंगे कि वह विद्युत धारा ज़्यादा प्रबल है, और अगर कम विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकेगा तो हम कहेंगे विद्युत धारा की प्रबलता कम है, ठीक है। और विद्युत धारा की प्रबलता कहें या विद्युत धारा भी आप कह सकते हैं, उसे हम I से सूचित करते हैं, और इसका सूत्र हो गया आपका Q/T। T आपका हो गया समय अवधि, जितने समय में इतने आवेश जो Q है वो प्रवाहित हुए हैं, उसे हम कहेंगे विद्युत धारा की प्रबलता या विद्युत धारा। अब जो अगला आपका जो आंकिक प्रश्न था वह यही पूछा था कि 15 सेकंड में T = 15 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हुआ था, 45 कूलम। तो 45 कूलम आवेश 15 सेकंड में प्रवाहित हुआ, तो आपका विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, 45 कूलम बटे 15 सेकंड। तो कितना होगा, 3 कूलम पर सेकंड, 3 कूलम पर सेकंड। तो कूलम पर सेकंड को हम कहेंगे 3 कूलम पर सेकंड। तो कूलम पर सेकंड को हम संयुक्त रूप से कह सकते हैं एम्पेयर, जो कि आपका विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। एम्पेयर आपका विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। अब जो अगला प्रश्न है आपका, जो एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है एक तरह से, उसे हम देखते हैं। तो वह है आपका एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर होता है, या फिर एमीटर और वोल्ट मीटर क्या होता है, यह 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। और उसी से संबंधित प्रश्न है कि एमीटर और वोल्ट मीटर को परिपथ में, विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में क्यों लगाते हैं, या पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में क्यों लगाते हैं। तो आपका जो विद्युत परिपथ होता है उसमें एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों लगाते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि एमीटर और वोल्ट मीटर होता क्या है। तो जो हमारा विद्युत परिपथ होता है उसमें जो एमीटर है उसका हम इस्तेमाल करते हैं विद्युत धारा को मापने के लिए। मतलब विद्युत परिपथ से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वह हम एमीटर से नापते हैं। यह इसका सिंबल है एमीटर का, ए से हम इसे डिनोट करते हैं। तो एमीटर ये हो गया, इसे हम विद्युत धारा का मापने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारा वोल्ट मीटर है, जो बी से हम दिखाते हैं, तो वोल्ट मीटर हम यूज करते हैं विद्युत धारा के जो, जैसे मान लीजिए इस बल्ब के सिरों के बीच में जो हमारे विद्युत विभव या विभवांतर नापना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर को। तो विभवांतर के लिए हम वोल्ट मीटर को यूज करते हैं और एमीटर को हम यूज करते हैं विद्युत धारा नापने में। अब हम इसे कैसे यूज करते हैं सर्किट में या विद्युत परिपथ में। जो हमारा एमीटर है उसे हम समांतर क्रम या फिर बोलेंगे इस जो एमीटर को हम लगाते हैं अपने श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जब हम एमीटर को लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि पूरी कितनी विद्युत धारा, हम चाहते हैं कि सारी जो विद्युत धारा है इस परिपथ की वो एमीटर से जाए, तो इसलिए हम इसे श्रेणी क्रम में लगा देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में लगाते हैं, क्योंकि मान लीजिए इस बल्ब के सिरों के बीच में आपको जानना है कि कितना विभवांतर है, मतलब इस पॉइंट, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में विभव में कितना अंतर है। तो आप इसलिए इसके सिरों के बीच में विभव अंतर जानने के लिए, विभव के अंतर को जानने के लिए हम वोल्ट मीटर को लगाते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका आता है जो है ओम का नियम, जो एक बहुत
इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ओम का नियम। तो ओम का नियम को लिखने के लिए आ सकता है, उसका सत्यापन करने के लिए आ सकता है, और इससे संबंधित आपका आंकिक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जो इससे एक फॉर्मूला निकल के आता है, एक सूत्र निकल कर आता है, तो आपका एक आंकिक प्रश्न भी इस पर बनता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि ओम का नियम लिखे, पूछ सकता है, और इस नियम में ताप को नियत क्यों रखा जाता है। नियत मतलब कांस्टेंट हो गया आपका, अचर, जो कभी चेंज ना हो। ठीक है, तो हम ताप को कांस्टेंट रखते हैं ओम के नियम में। अब ओम का नियम होता क्या है पहले वो जान लेते हैं। तो जॉर्ज साइमन ओम एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बताया, उन्होंने अपना कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उससे उन्हें पता चला कि अगर किसी चालक के जो पदार्थ है, जो चालक है, उसके ताप को हम नियत रखें, मतलब कांस्टेंट रखें, उसका पदार्थ का अगर टेम्परेचर चेंज ना हो, तो हमारा जो विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित हो रही है, जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस चालक में से, वह किसके समानुपाती होगी? उस चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के। मतलब किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उस चालक के सिरों के बीच जो आपका विभवांतर होगा वह उसके समानुपाती होगी। अब समानुपाती मतलब आप जानते हैं, इसका सिंबल होता है ये, और समानुपाती का मतलब क्या है? सम अनुपात, मतलब जो अनुपात है वह हमेशा सेम रहेगा, सम रहेगा, एक तरह का रहेगा। तो V और I का जो अनुपात है V बटे I, यह हमेशा एक कांस्टेंट रहता है। और इस कांस्टेंट को जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि यह कांस्टेंट निकल के आता है चालक के प्रतिरोध के बराबर। और प्रतिरोध को आप जानते हैं कि R से सूचित करते हैं। तो जो प्रतिरोध है वह एक नियतांक है। अगर हम चालक का ताप नियत रखें, चालक का ताप बढ़ाने से क्या होगा कि आपका प्रतिरोध भी बढ़ता है, या फिर जो आपका कहेंगे कि जो विद्युत धारा है और विभवांतर है उसमें चेंज आ जाता है। तो इसलिए हम ताप को नियत रखते हैं और इसलिए हमारा जो प्रतिरोध है वह भी नियतांक ही रहता है। अब इससे रिलेटेड ये जो हमारा आपका सूत्र निकल के रहा है V by I is equal to R या फिर V is equal to IR, इससे रिलेटेड ही आपका आंकिक प्रश्न था कि 10 वोल्ट का विभवांतर है और कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 0.05 एम्पेयर। तो आपका जो निकल कर आएगा प्रतिरोध वह होगा 10 वोल्ट बाई 0.05 एम्पेयर। इसको सॉल्व करके आपका जो भी निकले तो आपका यहाँ पे आता है 200 ओम। जो ओम है हमारा यह आपका SI मात्रक है, किसका? प्रतिरोध का SI मात्रक है। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न है आपका वह आपको पूछा जाता है कि किसी तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। जो प्रतिरोध है किसी तार का, किसी पदार्थ का, वह किन बातों पर निर्भर करता है। और इससे ही जो एक संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होती है, या फिर प्रतिरोधकता कम या ज्यादा होने से आप क्या समझते हैं। तो प्रतिरोध अलग चीज है और प्रतिरोधकता अलग चीज है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला है कि तार की लंबाई पर। ठीक है, L फॉर लेंथ। ठीक है, तो तार की लंबाई पर तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। जैसे जैसे अगर आप किसी चालक के तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो आपका जो प्रतिरोध है वह भी बढ़ता जाएगा। जितना लंबा आप तार लेंगे प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। तो कोशिश करना है कि छोटा तार ले सकें। ठीक है, दूसरा है तार की मोटाई पर। तो मोटाई का मतलब है जैसे अगर ये तार है और इसको जितना मोटा करते जाएंगे इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, वह भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इसे ही हम लेते हैं कि जितना ज़्यादा मोटा करेंगे, जितना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा उतना कम आपका प्रतिरोध होगा। मतलब अगर आपको प्रतिरोध कम चाहिए विद्युत धारा के प्रवाह में तो आपको मोटा तार लेना चाहिए। जितना मोटा तार उतना कम प्रतिरोध। तीसरा आपका कारक है चालक के पदार्थ पर। भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ जो होते हैं उसमें प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। जैसे आपका जिसमें प्रतिरोध सबसे कम होगा वो आपका सुचालक होगा, सबसे अच्छा चालक होगा जितना कम प्रतिरोध होगा। ठीक है,
उसके बाद चौथा आपका चालक के ताप पर। ये तो आपने अभी ओम के नियम में देखा कि जब ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से चालक के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है चालक का प्रतिरोध, उस तार का प्रतिरोध। ठीक है, तो जो हमारा इससे निकल कर आता है कि R समानुपाती L और R समानुपाती 1/A, इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो R समानुपाती हो जाएगा L/A। तो ये जो समानुपाती का जो साइन है उसको हटाने के लिए हम एक नियतांक यूज करते हैं और उसे ही हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। इसे हम लिखते हैं रो। ठीक है, यही चालक तार की प्रतिरोधकता होती है। और यह चालक तार की प्रतिरोधकता होती है जो वो जितनी कम होगी उतना वो अच्छा चालक होगा। जैसे रो कम होने का अर्थ है पदार्थ अच्छा चालक है। एग्जाम्पल चांदी, जैसे चांदी आपका सबसे अच्छा चालक है, लेकिन उसका यूज हम तार के बनाने में यूज नहीं करते क्योंकि वह थोड़ा महंगा पड़ता है, थोड़ा क्या बहुत अच्छा खासा महंगा पड़ता है। ठीक है, अब अगला सवाल आपका आता है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किन कारकों पर निर्भर करता है। आगे आपका ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, तो ऊष्मीय प्रभाव किन कारकों पर निर्भर करता है और उन्हीं कारकों पर निर्भर करके जो हमारे निकल के आता है कि विद्युत शक्ति की परिभाषा दें। विद्युत शक्ति भी आपको पता चलेगा और विद्युत शक्ति से संबंधित आंकिक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि किसी बल्ब पर लिखा रहता है 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, तो बल्ब का प्रतिरोध और इससे प्रवाहित विद्युत धारा का मान निकालें। ठीक है, तो किन कारकों पर निर्भर करता है ऊष्मीय प्रभाव। तो पहला आपका जो कारक है वह होता है विद्युत धारा पर। ठीक है, जो ऊष्मीय प्रभाव है विद्युत धारा के वर्ग पर निर्भर करता है, समानुपाती होता है विद्युत धारा की प्रबलता के वर्ग पर। ठीक है, तो जो I है I स्क्वायर पे जब निर्भर करता है, इसका मतलब क्या है, जितना विद्युत धारा बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा ऊष्मीय प्रभाव भी बढ़ेगा। जितनी विद्युत धारा आप प्रवाहित करेंगे उतना ज़्यादा आपका चालक गर्म होगा। चालक गर्म होता यही तो है ना, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, और प्रतिरोध पर भी निर्भर करता है। तो मतलब प्रतिरोध जितना ज़्यादा समानुपाती है। ठीक है, तो समानुपाती का मतलब जितना ज़्यादा विद्युत धारा का प्रतिरोध मतलब चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपका जो ऊष्मीय प्रभाव है वह भी बढ़ेगा। तीसरा है धारा प्रवाह की अवधि पर, टी। समय के लिए हमेशा टी का यूज करते हैं। तो इन तीनों से हमारा निकल कर आता है U = I²RT। U जो है हमारा विद्युत ऊष्मीय ऊर्जा का सूचक है और इसे हम I²RT के बराबर ले रहे हैं क्योंकि इन कारकों पर यह निर्भर करता है। अब अगला आपका सवाल जो बी था कि विद्युत शक्ति क्या होती है। ठीक है, तो किसी विद्युत परिपथ में जो विद्युत ऊर्जा जितनी खर्च होती है उस विद्युत ऊर्जा के खर्च होने के व्यय की दर को, व्यय मतलब खर्च होना, व्यय की दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यह विद्युत शक्ति जो है विद्युत ऊर्जा जो हमारा कार्य है वह ऊर्जा खर्च होने की दर, ऊर्जा के व्यय की दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा निकल कर आता है जो विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय प्रभाव था बटे टी। तो हमारा जो सूत्र निकल कर आया विद्युत शक्ति के लिए P = I²R। ठीक है, तो P = I²R निकल कर आया। अब इसको हम ओम के लॉ से, जो हमारा था ओम का नियम से जो सूत्र निकल कर आया था V = IR, तो I की जगह पे हम लिख सकते हैं B/R। तो इससे हमारा दो फॉर्मूला बन सकता है, V²/R भी बन सकता है, या फिर तुम R की जगह पे, यहाँ पे R की जगह पे I का भी इस्तेमाल कर सकते हो, R की जगह पे V/I भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो तुम्हारा और भी फॉर्मूला बन के आएगा जो भी सूत्र निकल कर आएंगे। तो ये जो दिया हुआ था कि V = 220 वोल्ट और आपका पावर जो शक्ति है विद्युत शक्ति वो भी दी हुई थी 100 वाट। जो शक्ति का SI मात्रक होता है वो होता है वाट। ठीक है, W से हम इसे सूचित करते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा V²/P से, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका आता है ऊष्मीय प्रभाव के एप्लीकेशन से, जो आपका विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार होता है और क्यों होता है।
ठीक है। तो विद्युत हीटर में, हीटर जो आप घरों में खाना बनाते हैं, ठीक है, उसमें एक कॉइल होता है जो आपने देखा होगा। अभी तो बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले बहुत इस्तेमाल किया जाता था। तो किस तत्व का व्यवहार करते हैं, किस तत्व का व्यवहार करते हैं उस कॉइल को बनाने में? तो उसके लिए हम व्यवहार करते हैं, उत्तर क्या है, नाइक्रोम का। ठीक है, तो नाइक्रोम का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? नाइक्रोम जो होता है हमारा, तो हमें क्या चाहिए कि वो कॉइल जितना भी गर्म हो, वो कॉइल तो गर्म हो जाता है, ठीक है, तो वो कॉइल जितना भी गर्म हो जाए लेकिन उसमें कुछ हानि ना हो। तो इसलिए हम ऐसे मिश्र धातु का उपयोग करते हैं ताकि वह कॉइल बहुत ज़्यादा गर्म होने पर भी गले ना। तो इसलिए जो नाइक्रोम है उसका जो गलनांक है वह बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जो नाइक्रोम का गलनांक है वह बहुत ज़्यादा होता है। और नाइक्रोम बनता है निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज, लोहा, इन सबसे मिलकर। ठीक है, तो इसलिए हम नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो आपका सवाल है वह है कि विद्युत बल्ब के तंतु के लिए टंगस्टन का प्रयोग क्यों होता है? तंतु, जो विद्युत बल्ब, जो आजकल तो CFL बल्ब यूज़ होते हैं, तो उसमें जो फिलामेंट्स होते हैं, जो तंतु जिसे हिंदी में बोलते हैं, वह नहीं यूज़ होते हैं। लेकिन जो पहले बल्ब यूज़ होते थे, जो येलो बल्ब आपने देखे होंगे अपने घरों में लगे हुए, तो उसमें एक पतला तार होता था, उसे हम, उसके अंदर जो पतला तार होता है उसे हम तंतु कहते हैं या फिलामेंट कहते थे। वो टंगस्टन का ही क्यों बना होता है, यह सवाल आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो टंगस्टन का इसलिए बना होता है वह फिलामेंट क्योंकि टंगस्टन का गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, मतलब उसको जब गर्म करते हैं किसी चीज़ को, जब वो मेल्ट होने लगता है, मेल्ट जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपके रसायन विज्ञान में, कि मेल्ट जब होने लगता है, जस्ट शुरू करता है मेल्ट होना, तो उस टेम्परेचर को उस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कह सकते हैं। तो जो हमारा टंगस्टन है उसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है और जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि आपको बल्ब में विद्युत धारा का प्रवाह चाहिए और विद्युत धारा के प्रवाह से ही आपका बल्ब जो है जलेगा और लाइट उसमें से निकलेगा, तो आप देख सकते हैं चीज़ों को। तो इसलिए गलनांक बहुत अधिक होता है ताकि वो जो फिलामेंट है वह कितना भी गर्म हो जाए तो वो जले ना। जो ऊष्मीय प्रभाव की वजह से जो ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है बल्ब में, तो उसकी वजह से वो गर्म हो जाता है, तो इसलिए फिलामेंट गले ना, इसलिए हम तंतु के रूप में टंगस्टन का ही प्रयोग करते हैं। अब अगला जो आपका सवाल है वो आता है, सुरक्षा फ्यूज क्या है? सुरक्षा फ्यूज क्या है और इसका उपयोग क्यों होता है? ठीक है, तो सुरक्षा फ्यूज जो आपने सुना होगा, कभी कभी जो बिजली चली जाती है तो आपके मम्मी पापा बोलते हो कि फ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ गया। ठीक है, तो वही वाला है सुरक्षा फ्यूज। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि सुरक्षा फ्यूज में सुरक्षा बोला गया है, तो मतलब कुछ सुरक्षा, कुछ चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए ही इसका यूज होता होगा। ठीक है, तो सुरक्षा फ्यूज जो है बहुत कम गलनांक वाले पदार्थ का एक छोटा तार होता है। ठीक है, या लेड या फिर शीशा या उस चीज़ का बना होता है जिसके ऊपर से प्लास्टिक का एक विद्युत रोधी परत भी रहता है ताकि उसको डायरेक्टली कोई ना छू सके। ठीक है, तो सुरक्षा फ्यूज लगाया इसलिए जाता है, इसका गलनांक बहुत कम होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका अतिभारण या फिर लघुपथन हो, अतिभारण का मतलब है ओवरलोडिंग और लघुपथन का मतलब है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कभी कभी आपका इसलिए हो जाता है क्योंकि घरेलू विद्युत परिपथ जो होता है उसमें बहुत तरह के वायर्स होते हैं। ठीक है, बहुत तरह के वायर्स आपस में लगे हैं, उनके ऊपर एक विद्युत रोधी परत तो चढ़ी होती है ताकि वो आपस में टच हो तो कुछ रिएक्शन ना हो, लेकिन कभी कभी तार पुरानी हो जाती है तो विद्युत रोधी परत जो होती है उसकी घिस जाती है। ठीक है, तो घिस जाने की वजह से अगर कोई तार आपस में सट गए तो उसकी वजह से जो प्रतिरोध है वहाँ तो कोई प्रतिरोध नहीं होगा, वो दोनों चालक है, तो इसकी वजह से प्रतिरोध शून्य हो जाता है और इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इससे क्या होगा, आपके घरों में जो अप्लायंसेस हैं जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वो सब खराब हो सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा विद्युत धारा जो उसकी क्षमता से ज़्यादा वहाँ पे प्रवाहित हो जाएगी। तो इसलिए हम सुरक्षा फ्यूज का यूज़ करते हैं ताकि वो तुरंत गल जाए और उस सर्किट को, उस विद्युत परिपथ को तुरंत ब्रेक कर देता है ताकि वो जो विद्युत धारा है उसमें से और किसी भी अप्लायंस से प्रवाहित ना हो सके, वो जो ज़्यादा विद्युत धारा
बहुत ज़्यादा क्षमता से अधिक जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो किसी से और ना प्रवाहित हो सके और किसी चीज़ को, किसी भी अप्लायंस को डैमेज ना कर सके, इसलिए हम सुरक्षा फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपका जो लास्ट सवाल है वह है कि जो आपका प्रतिरोधकों का जो समूहन है उस पर एक आंतरिक प्रश्न या फिर कुछ छोटा प्रश्न भी आ सकता है, बड़ा प्रश्न भी आ सकता है, ठीक है। तो आपका पूछा जा सकता है कि 2 ओम, 4 ओम तथा 8 ओम, इसमें कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यूज चेंज हो सकते हैं, ठीक है। इसके यहाँ कोई और भी आपका नंबर्स हो सकता है। तो 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम के मान लीजिए प्रतिरोध की कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करेंगे ताकि संयोजन से हमें अधिकतम या फिर न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमें प्रतिरोधकों का समूहन ऐसे करना है ताकि प्रतिरोध हमें या तो बहुत अधिकतम मिले या तो न्यूनतम मिले। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो आपके प्रतिरोधकों का समूहन के लिए या तो 2 तरह के समूहन होते हैं, ठीक है। संयोजन उसका 2 तरह से करते हैं, श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम आप बोल सकते हैं। इंग्लिश में श्रेणी क्रम को हम सीरीज कनेक्शन बोलते हैं और जो आपका समांतर क्रम है उसे हम पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम समूहन में जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि सभी जो प्रतिरोध हैं उनको एक के बाद एक लगाया जाता है, एक श्रेणी में लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो आपकी विद्युत धारा है वह जो इसी परिपथ में, एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा हमेशा एक ही होती है, ठीक है। तो विद्युत धारा हमेशा इसमें एक ही जो विद्युत धारा है वह तीनों प्रतिरोधों से प्रवाहित होती है और जो आपका लेकिन जो विभव है, विद्युत विभव, वह तीनों का अलग अलग होता है, ठीक है। इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो विभव होगा पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में अलग होगा, क्योंकि विद्युत विभव हम नापते हैं बिंदुओं से, ठीक है। तो जब इसमें विद्युत विभव अलग होता है और जो हमारी विद्युत धारा है वह एक ही होती है, तो जो इससे निकल कर आता है हमारा समतुल्य प्रतिरोध जो हमारा निकल के आता है श्रेणी क्रम समूह में, वह निकल के आता है RS सीरीज कनेक्शन के लिए, ठीक है। RS = R1 + R2 + R3, 3 प्रतिरोध आपके लगाए गए हैं, 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम के, ठीक है। तो इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा समतुल्य प्रतिरोध निकल कर आएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो अकेले जो प्रतिरोध थे 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, तीनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा श्रेणी क्रम का प्रतिरोध निकल कर आएगा। तो तीनों से ज़्यादा ही निकल कर आएगा, 2 + 4 + 8 जब हम करेंगे तो जो निकल कर आएगा हमारा समतुल्य प्रतिरोध वह तीनों से ज़्यादा निकल कर आएगा। तो यह हो गया हमारा अधिकतम प्रतिरोध, जो समतुल्य प्रतिरोध अधिकतम होगा वह उसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब जब हम उसको समांतर क्रम में लगाएंगे तब क्या होता है, समांतर क्रम में जब लगाते हैं तो हम एक दूसरे के समांतर, जो आप गणित में आपके पढ़ते हैं कि समांतर रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है जो कभी नहीं मिलती, तो उसी तरह से समांतर क्रम में हम प्रतिरोधों को लगाते हैं, R1, R2 और आपका R3 हो गया, ठीक है। तीनों को जब लगाया तो जो हमारा समतुल्य प्रतिरोध जो RP निकल कर आएगा वह क्या निकल के आएगा, 1/RP। इसका जो सूत्र निकल के आता है आपका, इसका जो सत्यापन है आपकी बुक में है, आप पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कभी पूछा जा सके। तो जो आपका निकल कर आता है समतुल्य प्रतिरोध 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वह इंडिविजुअल प्रतिरोधों से, जो अकेले का जो प्रतिरोध है इनका R1 का, R2 का और R3 का, उन सबसे कम निकल कर आता है। तो इसलिए इसे न्यूनतम प्रतिरोध हम कहते हैं कि न्यूनतम समतुल्य प्रतिरोध निकल कर आता है। तो इसलिए हम अगर न्यूनतम प्रतिरोध निकालना हो तो हम उसे समांतर क्रम में लगाएंगे और अगर अधिकतम प्रतिरोध करना हो तो हम उसे किसमें लगाएंगे, सीरीज कनेक्शन में या श्रेणी क्रम कनेक्शन में लगाएंगे, ठीक है। तो अगला जो आपका यहाँ पे आपका लगभग इम्पॉर्टेंट सवाल समाप्त हो चुके हैं और इसमें मैंने एक टेबल बनाकर दे दिया है आपको कि विद्युत धारा जो आपका चैप्टर है उससे संबंधित जो राशियाँ आपको पढ़नी है,
ठीक है। विद्युत विभव, विद्युत धारा, आवेश और ये सब जो राशियाँ आपको पढ़नी है उनके एसआई मात्रक और उनके प्रतीक जो है, ठीक है। अब आप जो हैं साइंस का जो लास्ट क्लास है उसे आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको कुछ स्पेशल बताया जाएगा। 22 तारीख को हमारा साइंस का लास्ट क्लास होगा और उसे आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। और जो इस जो चैप्टर है इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका ये नोट्स और होमवर्क दे दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।